नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा, जिसमें आज हम लोग विज्ञान विषय का पाठ 3 पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखते हैं इकाई 3 या पाठ 3। पाठ का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण से मतलब होता है पदार्थों को अलग अलग करना। अलग अलग करना है, पदार्थों से पदार्थों को अलग करना। ठीक, पदार्थों से पदार्थों को अलग करना। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? पहला, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। दूसरा, मिश्रण के प्रकार। तीसरा, पृथक्करण की आवश्यकता। चौथा, पृथक्करण की सामान्य विधियाँ। ये इतनी चीज़ें हमको आज इस पाठ में पढ़नी है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो जानिए मिश्रण क्या होता है। ठीक है, मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों। उदाहरण के लिए, जैसे हम दाल चावल मिला के खाते हैं ना, दाल चावल सब्जी सब मिला के खाते हैं, तो ये क्या हो गया? ये मिश्रण का एक उदाहरण है। अब उसमें हम सब नाप के थोड़ी मिलाते हैं। जितना मन किया उतना चावल ले लिए, जितना मन किया उतना दाल ले लिए, जितना मन किया उतना सब्जी ले लिए, सब मिला लिए, खाना शुरू कर दिया। ऐसा होता ना? तो ये क्या हुआ? मिश्रण। मिश्रण वो चीज़ होती है जिसमें हम दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं, लेकिन उसका कोई निर्धारित अनुपात ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक तालिका दी है, ये तालिका 3.1। इसमें दिया है एक तरफ ये मिश्रण, एक तरफ उस मिश्रण में क्या क्या मिले होते हैं। तो जैसे देखिए पहला दिया है वायु। अब हवा जो होती है, वायु जो वातावरण में मौजूद है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन भी होती है, जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस होती है जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद जो गैस हम निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जल वाष्प, ये सब क्या है? ये वायु में मिले हुए होते हैं। तो क्या वायु क्या है? वायु मिश्रण में आता है। ठीक, ऐसे दूध देखिए, दूध में जल होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब होते हैं दूध में। ऐसे ही समुद्री जल होता है। समुद्री जल में जल एवं विभिन्न प्रकार के लवण मिले होते हैं। आइसक्रीम में दूध एवं शक्कर मिला होता है। सोडा वाटर में खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का मिश्रण होता है। ठीक, तो ये सब क्या हो गए? मिश्रण के उदाहरण। आगे चलिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, जो ऊपर तालिका हम अभी पढ़े हैं, उस तालिका में क्या है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण में मिश्रित अवयवों का के सभी गुण पाए जाते हैं। अब सभी अवयवों के सभी गुण पाए जाने का मतलब, जैसे शरबत होता है, शरबत बनाते हैं तो शरबत में क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं, नींबू डालते हैं। ठीक, जैसा जिसको पसंद हो। तो अगर पानी पानी में हम चीनी डालते हैं और नींबू डालते हैं, दोनों का को इन सबको मिला के हम शरबत तैयार करते हैं। ठीक, अब इन सबको मिला के जब हमने शरबत तैयार किया और उसका स्वाद हमने लिया, यानी उसको पिया, तो हम देखते हैं क्या उसमें मीठापन भी होता है, और साथ में नींबू का जो स्वाद होता है, जो खट्टापन होता है, वो भी महसूस होता है। यानी नींबू का स्वाद भी आता है और चीनी का भी स्वाद आता है। तो शरबत बनाने के लिए कौन कौन से अवयव हमको मिलाना पड़ा? पानी, चीनी और नींबू, ये 3 चीज़ हमने मिलाए और हमको स्वाद सबका मिल रहा है। ठीक, यही वो कह रहा है कि मिश्रण में जो चीज़ें हम मिलाते हैं, उन उन मिश्रण में मिले हुए जो चीज़ होते हैं, उन सभी का जो गुण होता है, वो हमको पता चलेगा। ठीक, इसीलिए शरबत को मिश्रण कहा जाता है। आगे देखते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं?
शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है एवं इनके कण समान होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक एवं शक्कर आदि। ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं जो शुद्ध पदार्थ होते हैं। खास बात क्या होती है शुद्ध पदार्थों की? शुद्ध पदार्थ में के जो कण होते हैं, जो पदार्थ क्या होता है, हर पदार्थ की निर्माण की इकाई क्या है? परमाणु। तो ऐसे ही जो पदार्थ के कण हैं, जो परमाणु होते हैं, वो जब एक ही प्रकार के होते हैं तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। इसलिए सोना शुद्ध पदार्थ माना जाता है, क्योंकि सोने के जो कण होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के तत्वों से मिलके बना होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं होती हैं। शुद्ध पदार्थ भी तत्व एवं यौगिक में बांटे जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एक तत्व और यौगिक। ठीक, तत्व क्या है? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएं, वो तत्व होते हैं। यौगिक, जिसमें एक ही प्रकार के यौगिक क्या होता है? ये विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए ये तालिका दी हुई है। एक तरफ लिखा है गुड़, यहाँ पे लिखा है शुद्ध पदार्थ, यहाँ पे लिखा है मिश्रण। अब देखिए लिखा है पहला, गुड़ में कणों के प्रकार। शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मिश्रण, मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अब मिश्रण तभी किसी चीज़ को मिश्रण कहेंगे जब उसमें कोई दो अवयव मिले होंगे। अब दो अवयव अगर मिले हैं तो दोनों के जो कण होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे। पानी का अणु अलग तरह का होता है और वहीं उसमें जब चीनी मिलाते हैं तो चीनी का अणु अलग तरह का होता है। तो दोनों के कण अलग अलग हो गए, तो जब अलग अलग तरह के कण मिलाते हैं तो वो मिश्रण हो जाता है। लेकिन वहीं शुद्ध पदार्थ जो होता है, शुद्ध पदार्थ में क्या होता है? उसके जो परमाणु होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, यानी उसके उसके अंदर जो कण पाए जाएंगे, जो अणु पाए जाएंगे शुद्ध पदार्थ में, वो अणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, इसीलिए उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ संगठन, इनका संगठन निश्चित होता है, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता। अवयव के गुण, शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं एवं गुण होते हैं, जैसे नमक, चीनी। नमक नमकीन होता है, चीनी मीठा होता है। मिश्रण के गुण उनके अवयवों पर निर्भर करता है, जैसे शरबत, चाय। ठीक, पदार्थ की प्रकृति, शुद्ध पदार्थ में वे अव्यय दिखाई नहीं देते, अतः यह समांग एक जैसा, समांग मतलब क्या होता है? एक जैसा होता है। जैसे नमक, शक्कर, सोना, चांदी। नमक के सभी कण एक जैसे होते हैं, चीनी के भी सभी कण एक जैसे होते हैं। सोने को अगर कई भागों में तोड़ दिया जाए तो भी वो एक ही जैसा होगा। चांदी भी एक ही जैसा होता है, उसके भी जो कण होते हैं जितने भी, सब एक ही समान होते हैं। मिश्रण समांग या विषमांग दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शरबत समांग मिश्रण है, जबकि जल एवं बालू का मिश्रण विषमांग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्व एवं यौगिक, अभी ऊपर बताया मैंने तत्व और यौगिक क्या होते हैं। तत्व को एलिमेंट कहते हैं, यौगिक को कंपाउंड कहते हैं। तत्व, तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जो तत्व के अणु होते हैं वो केवल एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। अब मान लीजिए हाइड्रोजन है। ठीक, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं। अब हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं तो हाइड्रोजन ये एक परमाणु है। हाइड्रोजन एक परमाणु है।
हाइड्रोजन का जब एक अणु बनेगा तो वो बनेगा कैसे, जब दो H मिलेंगे तो एक परमाणु बनेगा जिसको कहेंगे हम H2। दो परमाणु मिलेंगे तो एक अणु बनेगा H2। ठीक, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों एक ही प्रकार के परमाणु हैं, मिलके क्या बनाए, एक प्रकार का अणु। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये आएगा हमारा तत्व। ठीक, आगे देखते हैं यौगिक। यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब यौगिक हम कह सकते हैं जैसे पानी, पानी हो गया, देखिए लिखा ना जैसे जल। अब पानी क्या होता है, पानी का फॉर्मूला तो H2O होता है। क्या हो गया इसमें, हाइड्रोजन के दो परमाणु हो गए, ऑक्सीजन का एक परमाणु हो गया, तो इसको ऐसे लिखते हैं H2+O, तो क्या बन जाता है हमारा H2O। अब ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा हो गया एक अणु, ये हो गया हाइड्रोजन के दो परमाणु, ये हो गया ऑक्सीजन का एक परमाणु। यानी हाइड्रोजन के परमाणु अलग तरह के होते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु अलग तरह का होता है, लेकिन ये दोनों मिलके एक क्या बना दिए, एक यौगिक H2O। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, लेकिन दोनों मिलके हमारा H2O बनाएंगे। चलिए, इसी को कहते हैं यौगिक। आगे देखते हैं, यौगिक के गुण अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। जैसे सामान्य ताप पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस है, जबकि उनसे मिलकर जल द्रव बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो यौगिक जिनसे मिलके बनता है, यानी जो कंपाउंड होता है, जो यौगिक होता है, वो जिन परमाणुओं से मिलके बनता है, उन परमाणुओं के अंदर जो उनकी विशेषता होती है या जो गुण होते हैं उनके अंदर, उनको मिलने पे जो यौगिक बना उसका गुण उनसे हमेशा अलग होगा, एकदम ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि एकदम भिन्न होता है। जैसे O हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है जो हम ग्रहण करते हैं। H2 भी क्या है, H2 भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है। हमने सुना होगा हाइड्रोजन बहुत अधिक ज्वलनशील होता है, एक तरह का गैस है ये। लेकिन ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, द्रव बना देते हैं, जल। वो दोनों गैस हैं लेकिन ये द्रव बन गया मिलके, तो दोनों के गुण सर्वथा एकदम भिन्न होते हैं। अब देखिए मिश्रण के प्रकार। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, किसी भी अनुपात में जब हम दो या दो से अधिक अवयवी पदार्थों को मिलाते हैं तो वो मिश्रण कहलाता है। दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहें किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं, इसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे शरबत, अब शरबत पानी होता है, चीनी होता है, नमक होता है, नींबू होता है, जो भी डाल के आप शरबत बनाते हैं, मिला देते हैं, बन जाता है शरबत। अब मिलने के बाद हमको चीनी के कण तो पानी में शरबत में दिखाई नहीं देते, या नींबू का रस मिलाया हमने वो भी हमको शरबत में नहीं दिखाई देता। क्या दिखाई देता है, बस पानी जैसा कुछ दिखता है, ये तो दिखता है ना। तो इसी को कहते हैं समांगी मिश्रण, जिसमें हम उनमें मिले हुए वस्तुओं या मिले हुए अवयवों को अलग अलग ना देख सकें, वो समांगी मिश्रण हो गया। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को समानता अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते। अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे मान लीजिए पानी के अंदर बालू मिला दिया हमने, तो बालू को हम पानी में कितना भी मिलाए, बालू हमको अलग से पानी में दिखाई देता है। तो इस तरह का अगर कोई मिश्रण है तो उसको विषमांगी मिश्रण कहेंगे।
मिश्रण के गुण, देखिए मिश्रण के घटक या अव्यय, घटक को ही अव्यय कहते हैं, कि किसी भी अनुपात से मिले होते हैं। मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण से उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की आवश्यकता। देखिए किसी भी अवयव से मतलब जो मिश्रण है उनमें से कुछ चीज़ों को अगर कुछ उनके अवयवों को अलग किया जाता है तो उनके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे पानी से बालू अलग करना। अब पानी से अगर हम बालू अलग कर देते हैं तो क्या होगा, वो एक तरह का मिश्रण है। पानी में बालू मिला दिया हमने तो वो एक तरह मिश्रण बन गया। मिश्रण बन गया, अब उससे हम बालू अलग कर देंगे तो क्या, पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को शुद्ध करके हम उनमें जो अशुद्धियाँ उनको निकाल के हम उस पानी को पीने योग्य बना सकते हैं। तो ये सब आवश्यकताएं होती हैं पृथक्करण की। आगे देखते हैं। देखिए जैसे अब देखिए क्या हो, जब चाय बनता है, हम लोग चाय बनाते हैं घर पे, क्या होता है, चाय को हम छानते हैं। क्यों छानते हैं, चाय में जो चाय पत्ती होती है या जो और अशुद्धियाँ होती हैं उनको छान के हम अलग कर देते हैं। ठीक, छान के हमने अलग कर दिया, तब जाके हम जो चाय छान के हमको प्राप्त होती है वो पीने योग्य होती है। ठीक, यही सब कारण है कि हमको पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है। प्रदूषित जलों से मिट्टी को अलग करना, धूल को अलग करना, जिससे हम उस जल का इस्तेमाल कर सकें। अब पृथक्करण की कई सारी विधियां हैं। इनको पृथक करने की, पदार्थों को पृथक करने की कई सारी विधियां हैं। उनमें से कुछ यहाँ दी गई हैं। जैसे तो इसमें देखते हैं, पहला, ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना। ठोस पदार्थों को ठोस से ही पृथक करने की जो पहली विधि है उसमें फटकना या ओसाना। फटकना आप लोग को पता है, घर में आप लोगों ने देखा होगा सूप या सुपेला लेके जब हमारी माता जी लोग चावल गेहूँ ये सब फटकती हैं ना, तो उसी को फटकना कहते हैं। उससे क्या होता है, फटकने से जो उसमें कंकड़ होते हैं, कंकड़ अलग हो जाते हैं। जो उसमें कुछ गंदगियाँ होती हैं वो फटकने से अलग हो जाती हैं। हल्की अशुद्धियाँ जो होती हैं अनाज में मिली होती हैं वो अलग हो जाती हैं। ओसाना, जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब गेहूँ चावल सरसों जो भी होता है, ये सब चीज़ें जब ओसाते हैं तो क्या होता है, कहीं जब हवा चल रही होती है थोड़ी सी तेज़, तो वहाँ पे एक बर्तन में लेके हम धीरे धीरे अनाज गिराते हैं और उसमें जो हल्की अशुद्धियाँ होती हैं वो उड़ के दूर चली जाती हैं और हमारा अनाज हमारे पास गिर जाता है। तो उससे क्या होता है, हल्की अशुद्धियाँ उसमें से अलग हो जाती हैं। अब उसके लिए कहीं हवा चल रहा हो, या हम लोग क्या करते हैं, एक घुमाने वाला पंखा आता है ना बड़ा सा, वो पंखा चला, एक एक इंसान वो पंखा चलाता है और एक उस अनाज को धीरे धीरे गिराता रहता है। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ ना, देखिए यहाँ हवा चल रहा है तो ये जो हल्की अशुद्धियाँ ये उड़ के यहाँ गिर रही हैं और जो हमारा अनाज है यहाँ गिर रहा है। इसको कहते हैं ओसाना। अगला, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि धान के गट्ठर या गेहूं के गट्ठर बना दिए जाते हैं खेतों में। जब गेहूं पक जाता है या धान पक जाते हैं तो क्या होता है, उनके गट्ठर छोटे छोटे बना दिए जाते हैं और फिर एक खटिया लगा देते हैं। खटिए पे एक पटरा रख देते हैं बीच में और उसी पटरे पे उस गट्ठर को पटकते हैं। खूब पटकते हैं, तब तक पटकते हैं जब से उससे सारे अनाज अलग नहीं हो जाते। ठीक, तो इस विधि को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। ये देखिए अनाज का गट्ठर है, अनाज के गट्ठर को एक पटरे पे पटक रहा है, पटका इसने, तो ये देखिए अनाज के कड़ अलग हो गए। ये कड़ अलग हो गए, इस इन कड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं और बाकी जो गट्ठर होता है, गट्ठर में से डंडी बचती है उनको अलग कर दिया जाता है। अब देखिए अगला क्या है, बीनना। बीनना आप लोगों ने देखा होगा घर में, एक घर में दाल चावल या जो
अनाज होते हैं उनको कैसे बीना जाता है। उसे बीन के हम उसमें जो कंकड़ पत्थर मिट्टी या जो और कोई भी गंदगी मिली होती है उसको हम बीन बीन के अलग कर देते हैं। चालना आपने देखा होगा, घर में चलनी होती है ना, आटा चालते हैं तो उसमें क्या निकलता है, चोकर निकल जाता है, तो चाल के अलग कर देते हैं। गेहूँ चाल के उसमें से हम गंदगी अलग कर देते हैं। तो ये सब चालने की विधि हो गई। आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर बनता है तो घर में मोरंग चालते हैं, ऐसे चलनी होती है, उसमें एक मजदूर रहता है, वो ऐसे उस पर मोरंग डालता रहता है और या बालू डालता रहता है और चलनी से चालता रहता है। तो इसको कहते हैं चालन, ये चालन विधि है, चालना कहते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे एक विधि है, कौन सी, ऊर्ध्वपातन। कौन सी विधि है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ पे एक चित्र ये बना है ना, देखिए इस चित्र में क्या है, देखिए नीचे एक लैंप रखा हुआ है, ये लैंप जल रहा है, ठीक। यहाँ पे एक जार रखा हुआ है, इसके ऊपर एक उल्टा कीप होता है, कुप्पी जिसको बोलते हैं, ऐसे कुप्पी होता है ना, कुप्पी को उल्टा करके रख दिया गया है और यहाँ पे नीचे कपूर रखा गया है। यहाँ पे कपूर रखा गया है, कुप्पी को उल्टा करके रख दिया गया है। और यहाँ पे ये जो जगह है, इस जगह पे थोड़ा सा रुई रख दिया गया है, वो भी हल्का सा भिगो के, यहाँ भिगो के रुई रख दिया गया। अब ये सब सेटअप बन गया आपका, सब कुछ व्यवस्थित रख दिया गया। अब यहाँ ये जो लैंप है हमारा, इसको जला दिया गया। अब इससे क्या होगा, जब ये लैंप जलेगा तो यहाँ पे जो कपूर रखा है इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे जो कपूर रखा है, वो कपूर गर्म होने पे सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और वाष्प होके इस रुई के पास जाएगा। यहाँ पे ये वाष्प में परिवर्तित होगा तो ऐसे उड़ के जाएगा यहाँ इस रुई के पास। रुई गीली है तो गीली रुई में ये कपूर जाके चिपक जाएगा और फिर ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। गर्म करने पे वो सीधे गैस में परिवर्तित हुआ और गैस जब रुई के पास पहुंचा तो वो ठोस में परिवर्तित हो गया, ठीक। तो क्या हुआ, इस विधि को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि में जो ठोस वस्तु होगी वो बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में बदल जाता है और फिर ठंडा होने पर वो सीधे ठोस में बदल जाता है। इसी विधि को कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। अब उदाहरण के लिए देखिए, ऊनी कपड़ों की सुरक्षा के लिए उनमें सफ़ेद रंग की गोलियां, जिनको नैप्थलीन या फुनेन की गोली कहते हैं, फुनेन जो घरों में रखते हैं ना हम लोग, एक छोटी सी गोल गोल सी गोली होती है, कपड़ों में रख दिया जाता है, रखते हैं। कुछ महीनों बाद गोली छोटी हो जाती है या गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नैप्थलीन सामान्य ताप पर वाष्पीकृत हो जाता है। जो नैप्थलीन की गोली होती है वो सामान्य ताप पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या, ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए ही सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा होने पर वाष्प सीधे ठोस में बदल जाते हैं। ऊर्ध्वपातन इसी को कहते हैं। उदाहरण में, इसके उदाहरण में आएगा हमारा आयोडीन, नौसादर, नैप्थलीन। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती हैं और ठंडा करने पर सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। अब इसमें कौन कौन सी विधियां हैं, इसमें पहला विधि देखिए, तलछटीकरण और निथारना। तलछटीकरण और निथारना। अब तलछटीकरण मतलब, जैसे मान लीजिए पानी है, एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें हम बालू मिला देते हैं, बालू को खूब मिलाएंगे और उसके बाद ऐसे गिलास को कुछ देर रख देंगे। कुछ देर रख देंगे तो हम देखेंगे क्या, बालू हमारा गिलास का जो तल होता है वहाँ पे बैठा होता है। तो क्या करेंगे हम, वहाँ से हम पानी को गिरा के अलग कर देंगे और बालू को उसी गिलास में रहने देंगे। ये क्या हो गया,
तलछटीकरण किया हमने, बालू को एक जगह गिलास को रख देंगे तो तलछटीकरण हो जाएगा, तल में बैठ जाएगा और उसको निथार के हम अलग कर देंगे। ठीक, ये हो गया तलछटीकरण और निथारना। क्योंकि बालू जो है वो पानी में घुलता तो है नहीं, तो जब घुलेगा नहीं तो वो कुछ समय बाद गिलास के तल में जाके बैठ जाएगा या बर्तन के तल में जाके बैठ जाएगा। तो ऊपर से हम पानी पानी अलग कर लेते हैं, हम बालू को नीचे छोड़ देते हैं। फिल्ट्रेशन या छानना एक विधि है। जैसे हम चाय बनाने के बाद छानते हैं छन्नी से, ऐसे ही कई चीज़ों को कुछ भी छाने उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं या उसी को छानना विधि कहते हैं। उससे क्या होता है, जो पदार्थ अघुलनशील होते हैं वो छन्नी से अलग हो जाते हैं। अब छानने के लिए एक आता है छन्ना पत्र या फिल्टर पेपर। कैसा होता है? छन्ना पत्र या सोख्ता पत्र गोल आकार का कागज का बना होता है। इसमें अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इससे हम छोटे कणों को द्रव से छानकर पृथक करते हैं। ठीक, तो छन्ना पत्र का इस्तेमाल हम करते हैं क्या? छानने में। आगे देखते हैं, अगली विधि क्या है? अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण, इसमें क्या होता है? इसका उदाहरण है क्या? जैसे दही से या दूध से मक्खन निकालना। क्या होता है, एक बर्तन रहता है, घड़ा, ये देखिए घड़ा जैसा है ना एक बर्तन, इसके अंदर दूध या दही भरा होता है और ये एक मथनी है। मथनी जानते हैं ना, ये मथनी है। मथनी से उसको मथा जाता है तो क्या होता है, मथने पे जो भारी कण होते हैं, दूध के जो भारी कण होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो मक्खन हल्का होता है इसलिए ऊपर आ जाता है और हम फिर उसको उससे अलग कर लेते हैं। तो अपकेंद्रण विधि में क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम जब तेजी से मथते हैं या घुमाते हैं तो उससे हल्के कण जो होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और भारी कण नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो अपकेंद्रण भी पृथक्करण की एक तकनीक है या तरीका है। अगला देखते हैं, घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करना। अब इसमें क्या है, ठोस पदार्थों को हम द्रव से पृथक करेंगे। इसमें वाष्पन विधि, एवेपोरेशन मेथड, वाष्पन विधि या एवेपोरेशन मेथड। इसमें क्या होता है, वाष्पन विधि। देखिए यहाँ पे दिया है, एक मग लीजिए, मग में पानी लीजिए, पानी में 2 चम्मच 3 चम्मच नमक घोल के रख दीजिए। ठीक, अब घोलने के बाद इसको गर्म कीजिए या ऐसे धूप में छोड़ दीजिए। धूप में छोड़ेंगे तो कई दिनों में पानी सूखेगा, इससे अच्छा कि कुछ देर उसको गर्म कर दें। अब जब उसको कुछ देर गर्म करेंगे हम तो क्या होगा, पानी जो है हमारा वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। जब पानी हमारा वाष्प बन के उड़ जाएगा तो बीकर में क्या बचेगा, सिर्फ नमक। तो इस विधि को कहते हैं वाष्पन विधि। वाष्पन विधि से पानी को हमने निकाल दिया और नमक हमारा बचा। इसी विधि का इस्तेमाल करके हम समुद्री जल को क्यारियों में भर के उससे नमक अलग करते हैं। समुद्री जलों से नमक अलग करने का तरीका यही है। चलिए देखते हैं आसवन विधि। आसवन विधि या डिस्टिलेशन विधि, इसमें क्या होता है? देखिए, इस विधि में संघनन और वाष्पन दोनों क्रियाएं होती हैं। पहले वाष्पन क्रिया होती है, फिर संघनन क्रिया होती है। होता कैसे है, होता क्या है इसमें, एक बर्तन लेते हैं, बर्तन में पानी भर के रख देते हैं और उसको फिर गर्म करते हैं। यहाँ से उसको गर्म किया जा रहा है, देखिए केतली में पानी भरा हुआ है, तो जब पानी को गर्म करेंगे तो पानी उसमें जल वाष्प में बदलेगा। वाष्प में बदल के ये देखिए यहाँ पे एक प्लेट लिया हुआ है, इस प्लेट के ऊपर कुछ बर्फ़ रखी हुई है यहाँ पे।
प्लेट में जब वाष्प लड़ती है और फिर ये बर्फ़ उस वाष्प जल वाष्प को ठंडा करके तुरंत द्रव में बदल देती है। तो इस विधि से क्या हुआ, इस विधि से हमको एकदम शुद्ध जल प्राप्त हो गया यहाँ पे। तो आसवन विधि में वाष्पन और संघनन दोनों विधि का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। अगला देखते हैं क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। एक बीकर लेंगे, उसमें पानी भर लेंगे और इसमें फिटकरी को तब तक घोलते जाएंगे जब तक पानी में फिटकरी का घुलना बंद ना हो जाए। ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अब जब फिटकरी घुलना बंद हो जाएगा, फिर इस विलयन को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म करने पर इसकी विलयता बढ़ जाएगी और कुछ फिटकरी हम और घोल सकते हैं फिर। तो इसमें कुछ फिटकरी और घोलेंगे और घोलने के बाद इस विलयन को ऐसे ही एक जगह पे रख देंगे, फिर इसको हिलाएंगे नहीं। कुछ घंटों बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम देखेंगे कि इसमें शुद्ध क्रिस्टल दिखाई पड़ेंगे या इसमें हमें शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पानी लेंगे और मिट्टी का तेल लेंगे। पानी और मिट्टी के तेल को एक टोटी वाले बर्तन में रख देंगे जिसमें नीचे टोटी लगा हो, और उस बर्तन को हम पानी और मिट्टी का तेल लेके हिला के उसमें रख देंगे। कुछ देर रखने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि तेल ऊपर तैरता है और पानी नीचे बैठ जाएगा। तो कीप खोल के हम पानी अलग कर लेते हैं और तेल को उसी बर्तन में रहने देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक्करण। क्या कहते हैं, पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक्करण। चलिए आगे देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है, चुंबकीय पृथक्करण में देखिए, जैसे मान लीजिए बालू और लोहे की छीलन हो गई या लोहे के कील हो गए, उनको हम एक मिश्रण बना के उनका रख देते हैं। तो अगर कहा जाए कि इसमें से लोहे की कील को या लोहे की छीलन को अलग किया जाए या बालू को अलग करना हो तो कैसे करेंगे। तो एक चुंबक लेंगे, चुंबक को उस मिश्रण के ऊपर से रगड़ देंगे या ऐसे मिश्रण के ऊपर से फिराएंगे कुछ देर आगे पीछे दाएं बाएं करके। तो उसमें जो लोहे की चीज़ें होंगी, जैसे लोहे की छीलन या लोहे की कील, वो क्या होगा, चुंबक में चिपक जाएगा। तो इससे बालू अलग हो जाएगा और लोहे की कील अलग हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल हम चुंबक युक्त जो पदार्थ होते हैं, जो चुंबक में चिपकने वाले पदार्थ होते हैं, उनको अलग करने के लिए करते हैं। अगला देखिए क्रोमैटोग्राफी। इस विधि का इस्तेमाल हम रंगों, कौन सा रंग किन किन रंगों से मिलके बना है ये जानने के लिए करते हैं। जैसे जो नीला कलर होता है, स्याही जो होता है, स्याही नीला ज़रूर दिखता है लेकिन वो कई और रंगों से मिलके बना होता है। इस प्रक्रिया को कैसे करेंगे हम, देखिए इस प्रक्रिया को करने के लिए हम एक चौक लेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक चौक है, ये चौक है, और एक बर्तन में हम थोड़ा सा स्याही लेंगे। स्याही का मतलब बर्तन में जल लेंगे और स्याही जो होगा वो स्याही हम एक स्याही थोड़ा सा हम या इस जगह पे, जो ये इस जगह है, इस जगह पे चौक का जो मोटा वाला हिस्सा होता है उस पे हम, यानी जो मोटा वाला हिस्सा है ना, इस पे दो दो बूंद करके हम इस पे चौक डाल देंगे, स्याही डाल देंगे। ठीक, अब देखिए फिर क्या होगा। देखिए जब चौक के ऊपर हमने चारों ओर थोड़े से हिस्से पे स्याही डाल दिया, स्याही डालने के बाद क्या होगा, उसको हम एक जो बर्तन है हमारा, उसमें थोड़ा सा पानी लेंगे और उस चाक का जो मोटा वाला हिस्सा है उसको उसमें
थोड़ा सा टच करा देंगे, थोड़ा सा स्पर्श करा देंगे, तो उससे क्या होगा, चॉक जो है हमारा वो पानी सोखेगा। तो पानी ये हमको देखते रहना है कि चॉक एकदम पूरा भीग ना जाए, उसका ऊपर का जो पतला वाला हिस्सा है उसमें थोड़ी सी जगह जब बची रहे, पानी से बची रहे, तब उसको हम पानी से अलग कर देंगे। फिर हम क्या देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि जो स्याही है वो स्याही कई रंगों में बट गया है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो नीला रंग है वो कई रंगों से मिलके बना है। जो रंगों के पृथक्करण की यह विधि क्रोमैटोग्राफी विधि कहलाती है। यानी रंगों को अलग करने की विधि जो होती है वो क्रोमैटोग्राफी विधि कहलाती है। अब इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा, देखिए, शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। शुद्ध पदार्थ तत्व एवं यौगिक में बटा होता है। तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। अनाज से कंकड़ पत्थरों को बीनना विधि द्वारा पृथक करते हैं। गेहूं से भूसा पृथक करने में फटकना या ओसाना विधि प्रयोग करते हैं। द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थ को तलछटीकरण या निथारना, छानना अथवा केंद्रण विधि द्वारा पृथक करते हैं। द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थ को पृथक करने में वाष्पन, आसवन एवं क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा पृथक करते हैं। दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथककारी कीप द्वारा पृथक करते हैं। रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने में क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ये अभ्यास प्रश्न आपके आ गए हैं। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आप लोग हल करिएगा खुद से। पाठ एक बार, अगर पाठ में कुछ बच गया हो, जो ना समझ में आया हो, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में करके बता दीजिएगा। हम उसको दोबारा एक बार आप लोग को समझा देंगे। और अगर कोई चीज़ दोबारा देखनी हो तो उस जगह पे वीडियो को रोक के देख लीजिए, या दो वीडियो को एक बार फिर से चला के ध्यान से सुन के उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और ये सारे प्रश्न आप लोग हल करेंगे। और अगर ये प्रश्न हल नहीं हो पाते हैं तो अगली वीडियो में हम इसका उत्तर आप लोगों को बता देंगे। तो ये पाठ आज आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। अगला पाठ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।